ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसी सीरीज सर्किट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम सीरीज आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूं कि इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिसमें कि हमने प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर रेसिस्टिव सर्किट के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, उस वीडियो में हमने ये जाना था कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है और करंट इसमें 90 डिग्री पीछे होती है और सर्किट का पावर कंजम्पशन जीरो होता है। However, in case of pure capacitive circuit, the current is leading the voltage by 90 डिग्री और इसका भी पावर कंजम्पशन जीरो होता है। जबकि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में पावर कंजम्पशन फुल होता है, V इंटू आई के बराबर होता है और उसमें वोल्टेज और करंट इन फेज में होती हैं। दिस इज़ द जनरल और कंक्लूडिंग रिकैप ऑफ दिस प्रीवियस वीडियो। दोस्तों, लेट अस कम बैक टू दिस सीरीज आरएलसी सर्किट, आरसी सर्किट और आरएल सर्किट। सबसे पहले हम सीरीज आरएल सर्किट के बारे में डिस्कस करें। दोस्तों, सीरीज आरएल सर्किट किसे कहते हैं? ऐसा सर्किट जिसमें रेसिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज में लगा होता है इन सीरीज ऑफ द वोल्टेज, एसी वोल्टेज सोर्स, उसे हम आरएल सर्किट बोलते हैं। नाउ आरएल सर्किट में क्या होता है कि यहाँ और हमने वोल्टेज अप्लाई किया, ये सिनुसाइडल वोल्टेज अप्लाई किया, V = VM sin ओमेगा t। तो अभी क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि क्लोज सर्किट है तो करंट फ्लो होगा। तो चूँकि करंट क्योंकि एक सीरीज सर्किट है तो करंट इज़ कॉमन इन रेसिस्टेंस एंड इंडक्टिव एलिमेंट। सो हम करंट को एक रेफरेंस वेक्टर मान लेते हैं और इसमें वोल्टेज और करंट और पावर की स्टडी करने के लिए हम इसको वेक्टर के फॉर्म में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पर क्या करते हैं, करंट को एक रेफरेंस वेक्टर के फॉर्म में ले लेते हैं। नाउ ये करंट क्या होता है, जब ये करंट यहाँ फ्लो होता है तो ये करंट जो है रेसिस्टेंस में एक वोल्टेज ड्रॉप जनरेट करती है, जिसे हम VR से डिनोट करते हैं, और इंडक्टर में जब फ्लो होगी तो इंडक्टर में भी एक वोल्टेज ड्रॉप डेवलप करते हैं, जिसे हम VL से रिप्रेजेंट करते हैं। सो चूँकि रेसिस्टेंस में, जब रेसिस्टिव सर्किट में हमने देखा था वोल्टेज और करंट इन फेज में होती है, तो जो करंट का फेज है वही ये जो VR है, वोल्टेज डेवलप अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो भी इसी के इन फेज में होगा। तो वोल्टेज और करंट इन फेज में होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर वेक्टर की पोजीशन इस तरह से होती है। नाउ जब करंट इसमें फ्लो होती है तो हमने इंडक्टिव सर्किट में देखा था, इंडक्टर क्या करता है, करंट को 90 डिग्री पीछे कर देता है। अब यहाँ पर करंट इन फेज में, यहाँ पर पीछे, फिर अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसमें इन फेज में, इस तरह से आगे पीछे तो हो नहीं सकती। इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, करंट को इसी फेज में रखते हैं और वोल्टेज को 90 डिग्री आगे कर देते हैं, VL को 90 डिग्री आगे। इस तरह से करंट जो है 90 डिग्री पीछे हो जाती है। तो ये अपनी कंडीशन को फुलफिल कर देता है। तो और यहाँ पर जो करंट जो है, कॉमन करंट जो है फ्लो हो जाती है। अब हम किसको वेक्टर से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि सब ये हमारी करंट थी, VR करंट फ्लो हो रही थी, तो VR ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस VR उसी के इन फेज में हो गया। नाउ ड्रॉप अक्रॉस VL वो क्या होगा, 90 डिग्री आगे होगा। तो हम ये VL को 90 डिग्री आगे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम KVL अप्लाई करते हैं। KVL अप्लाई करने में दिस वोल्टेज इज अलजेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, तो दिस V शुड बी इक्वल टू V बार प्लस VL। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि VL 90 डिग्री आगे है, तो इसलिए ये VR हो गया, ये VL हो गया। तो दोनों का सम कितना हो गया, VL को हम उठा के यहाँ रख लेते हैं, तो VR और VL का सम कितना होगा, ये हो गया। तो इस तरह से अप्लाइड वोल्टेज इसके बराबर है, मतलब दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। तो इसको हम जिस राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V = अंडर रूट ऑफ VR² प्लस VL²। इसको हम अगर करंट के फॉर्म में लेके आते तो V = IZ, Z इज द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, and V = IR, R is the resistance of this resistor, and VL = IXL, IXL is the reactance of this coil। so I कॉमन ले लेते हैं और I कैंसिल हो जाता है, तो वी गेट हियर Z² = R² प्लस X², तो Z = अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL²। so Z is the impedance of this circle, Z is the impedance of circle whose value is that अंडर रूट ऑफ R² प्लस X²। the impedance of the circuit Z is not equal to of R plus XL, but under root of R² plus XL². So we get this by this formula.
वेक्टर फॉर्म में भी हमने आप डिस्कस कर लिया है इसको कि ये वी आर है, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस, एंड दिस इज वी एल, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर। सो द टोटल वोल्टेज इज अलजेब्रिक सम ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। इससे हम जो है एक ट्रायंगल नाम देते हैं। अगर हम इसको इम्पिडेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो ये इम्पिडेंस ट्रायंगल बन जाता है। वी इज इक्वल टू आई जेड, वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल, एंड वी इज इक्वल टू आई आर। आई कैंसिल हो जाता है तो दिस इज जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो दिस इज द इम्पिडेंस ट्रायंगल। सो इसको हम पावर ट्रायंगल के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम ये जो वोल्टेज अप्लाई करी थी हमने V इज इक्वल टू ये आई जेड, वी इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है। सो इसको हम ये दिस इज द वोल्टेज वी हैव अप्लाइड। तो वोल्टेज एंड करंट ये जो है अपरेंट पावर को रिप्रेजेंट करता है। जो वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस रेसिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस, ये जो है ट्रू पावर को रिप्रेजेंट करता है। सो हम इसे ट्रू पावर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर VL को हम यहाँ पर रेक्टिव पावर से डिनोट करते हैं। तो इस वर्टिकल एक्सिस को हम रेक्टिव पावर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्टिव पावर, और ये जो अपरेंट पावर। तो इस तरह से ये ट्रायंगल जो है हमारा पावर ट्रायंगल में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह से हम इस सर्किट की स्टडी कर सकते हैं। अभी हम इसको सर्किट का पावर क्या होगा, सर्किट की पावर कैसे होगी, वोल्टेज हमने स्टडी कर दिया, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई। दोस्तों अगर ये प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तो करंट होती आई इज इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी माइनस 92 या 90 डिग्री। और अगर ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट होता तो करंट होती आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, मतलब फेज डिफरेंस जीरो होता है। सो अभी यहाँ पर क्या होता है कि ना तो ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना ही प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, तो इसीलिए फेज डिफरेंस ना तो 90 डिग्री होता है और ना ही 0 डिग्री होता है। इसीलिए इसको हम 5 डिग्री नाम दे देते हैं। तो करंट इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ 5, चूँकि ये इंडक्टिव है इसलिए माइनस आ जाता है। तो दिस इज द करंट एंड वोल्टेज इक्वल टू वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो पावर क्या होगी सर्किट का पावर, पी इक्वल टू वी इंटू आई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो अभी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, वी गेट पी इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2। अब 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5, उसको फॉर्मूला से हम डिफाइन करेंगे। दिस फॉर्मूला से कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू ने साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2 से करेंगे तो हमें इस तरह से ये कॉस सी माइनस कॉस डी इस तरह से आता था। दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं पी इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 कॉस 5 माइनस वी एम बाई 2 कॉस 2 ओमेगा 2 माइनस 5। हमने पहले भी इस चीज़ को स्टडी किया कि जब फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है तो उसकी एवरेज पावर 0 हो जाती है, एवरेज पावर 0 हो जाती है। तो दिस टर्म्स बिकम्स 0, दिस टर्म्स बिकम 0। तो व्हाट इज द लेफ्ट ओवर पावर, पी इज इक्वल टू वी एम आई एम कॉस 5 बाई 2, यार कि वी एम बाई रूट 2 आई एम बाई रूट 2 कॉस 5, या यूँ कह सकते हैं पी इज इक्वल टू वी आई कॉस 5। दिस इज द ट्रू पावर, दिस इज द ट्रू पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, दिस इज द ट्रू पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट ऐप। और जो V इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई साइन 5 होगा, साइन 5 इज द रिएक्टिव पावर, V इज इक्वल टू वी आई कॉस 5 इज द एक्टिव पावर या ट्रू पावर बोल सकते हैं। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, V इंटू आई, दैट इज द अपरेंट पावर। सो अपरेंट पावर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आई दिस ट्रू पावर का स्क्वायर इंटू रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। ये जो पावर ट्रायंगल इसके साथ रिजेंबल कर जाता है। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई इज़ द फेज डिफरेंस या फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज ये अप्लाई किया था और करंट हमारी ये फ्लो होती, दोनों के बीच में फाई डिफरेंस फाई हो गया। तो फाई को निकालने के लिए कई तरीके से हैं, कॉस फाई भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर वी एल बाई वी आर करके निकाल सकते हैं, या फिर इम्पिडेंस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, एक्स एल बाई आर से भी निकाल सकते हैं, या फिर पावर ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। फाई इज इक्वल टू कॉस फाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी आर बाई वी कर सकते हैं, या फिर आर बाई जेड कर सकते हैं, या फिर एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई अपरेंट पावर कर सकते हैं। इस तरह से हम पावर फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हमने पावर फैक्टर कॉस फाई आर बाई जेड वी आर बाई आर करके इस तरह से भी निकाल सकते हैं पावर फैक्टर। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द सीरीज आरएल सर्किट। तो सीरीज आरएल सर्किट एक प्रकार से इज द मिक्सर ऑफ प्योर रेसिस्टिव एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट। सो नाउ इसके बाद बारी आती है प्योर सीरीज आरसी सर्किट की। दोस्तों आरसी सर्किट में क्या होता है, इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ आरएल सर्किट, द डिफरेंस ओनली दैट इन प्लेस ऑफ इंडक्टर देयर कैपेसिटर इज बीइंग यूज्ड।
यहाँ हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया और रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो है ना मैं सीरीज में लगा हुआ। तो अभी क्या होता है, अगर ये कैपेसिटिव सर्किट होता तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद करंट जो है वो 90 डिग्री आगे हो जाती, और अगर रेसिस्टेंस सर्किट होता तो वोल्टेज और करंट इन फेज में होती है। क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों हैं, इसीलिए करंट जो है ना तो 90 डिग्री आगे होती है और 90 डिग्री पे होती है, 5 डिग्री आगे होती है। ओके, सो वी हैव शोन इट ओवर हियर। अब चूँकि ये सीरीज सर्किट है, करंट कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम कॉमन करंट को जो है एक रेफरेंस वेक्टर मान लेते हैं। पहले करंट के वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ ये जो करंट जो है इसमें रेजिस्टर में फ्लो होती है तो आई आर ड्रॉप करेगी वी आर, जिसे हम वी आर नाम देते हैं। तो वी आर इज़ इन फेज ऑफ करंट आई, ये आई है, इसी के इन फेज में वी आर हो गई। ये करंट है, इसी के इन फेज में वी आर हो गई। लेकिन जब करंट कैपेसिटर में फ्लो होती है तो कैपेसिटर क्या करता है, इसको 90 डिग्री आगे कर देता है। अब चूँकि करंट आगे पीछे होगी नहीं, इसीलिए हम इसके वोल्टेज को 90 डिग्री पीछे कर लेते हैं। तो ये करंट है तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे हो गया, लैगिंग में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये करंट था और वोल्टेज को 90 डिग्री पीछे हो गया। तो यहाँ पर अगर हम ये करंट को इस तरह से ड्रॉ किया है, करंट को इस तरह ड्रॉ किया तो इसके 90 डिग्री पीछे जो है वीसी हो गया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये वेक्टर कैपेसिटर, इसको उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं तो वी गेट द अलजेब्रिक सम ऑफ दिस वी आर एंड वी सी, तो वी गेट द अप्लाइड वोल्टेज वी। सो अप्लाइड वोल्टेज वी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ वी आर एंड वी सी। तो वी कैन कॉल दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। अगर हम इसको ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू आई जेड, वी आर इज इक्वल टू आई आर, वी सी इक्वल टू आई सी करते हैं, आई एक्स सी करते हैं, तो वी गेट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। So similar to the inductive RL circuit, under where Z is equal to under root of R square plus XL square, यहाँ पर R square Z is equal to under root of R square plus XC square। नाउ अगर इसी को हम अभी इम्पिडेंस ट्रायंगल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी आर इजकल टू आई आर कर देते हैं तो ये आर बन जाता है, वी सी इजकल टू आई एक्स सी तो ये एक्स सी बन जाता है, वी इजकल टू आई जेड तो ये जेड बन जाता है। तो इससे ये इम्पिडेंस ट्रायंगल बन जाता है, इम्पिडेंस ट्रायंगल बन जाता है। और अभी हम यहाँ सर्किट में हमने जो वोल्टेज अप्लाई की थी उसकी वैल्यू क्या था, वी इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर ये कैपेसिटिव होता तो प्लस 90 डिग्री होता, रेसिस्टिव होता तो ये 0 डिग्री होता, बट ये ना 0 डिग्री होगा ना 90 डिग्री लीडिंग होगा, तो ये क्या होगा 5 डिग्री लीडिंग होगा। तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 बिकॉज वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दम, बट लीडिंग में होगा क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है। सो अब सर्किट पावर क्या हो जाएगी, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। सो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से डिवाइड करते, वी एम आई एम बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको जब हम रिऑर्गेनाइज करते हैं फॉर्मूले से तो वी गेट कॉस 5 माइनस 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5। फिर जब मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट वी एम आई एम कॉस 5 माइनस वी एम आई एम बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस दिस फैक्टर। फिर लेकिन डिवाइज द फ्रीक्वेंसी है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो वी गेट वी एम आई एम बाई 2 कॉस ऑफ 5। तो दिस इज द वी एम बाई रूट 2 आई एम बाई रूट 2 कॉस ऑफ 5। दिस इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, सिमिलर टू द एग्जैक्टली सिमिलर टू द आर एल सर्किट। ठीक है, सो दिस इज द पावर कंज्यूम्ड, एक्चुअली कंज्यूम्ड द सर्किट, सो इट इज कॉल्ड द एक्चुअल पावर, या फिर वी कैन कॉल इट एन एक्टिव पावर। तो P इज इक्वल टू वी आई कॉस 5 इज द ट्रू पावर या एक्टिव पावर, P इज इक्वल टू वी आई साइन 5 हो जाएगा रिएक्टिव पावर, और P इज इक्वल टू V इंटू आई टोटल वोल्टेज इंटू टोटल करंट इज इक्वल टू अपरेंट पावर। सो इस तरह से ये तीनों पावर मिलके भी एक पावर ट्रायंगल बनाते हैं, जिसमें हमने ये रेसिस्टिव पावर या ट्रू पावर, ये रिएक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर, और ये जो है अपरेंट पावर है। तो एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रू, दिस इज अपरेंट पावर का स्क्वायर। सो दिस वे दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ पावर इन द आरसी और आरएल सर्किट। दोस्तों रिएक्टिव पावर का मतलब होता है कितनी पावर वापस आ रही है, ये कौन देगा, ये कैपेसिटर देगा या इंडक्टर देगा। इसीलिए कैपेसिटर या इंडक्टर वाला जो वेक्टर है ना, वो उसको रिएक्टिव पावर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और कितनी पावर सर्किट में कंज्यूम होती है वो कौन डिसाइड करेगा, रेसिस्टेंस डिसाइड करेगा। ज़्यादा रेसिस्टेंस ज़्यादा पावर कंज्यूमशन, तो रेसिस्टेंस वाला वेक्टर ये है, इसीलिए इसको हम ट्रू पावर बोलते हैं, ट्रू पावर बोलते हैं। और जो अपरेंट पावर है, जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, वो ये वोल्टेज है, इसीलिए हम उसको अपरेंट पावर के लिए ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करता है अपरेंट पावर को। तो दोस्तों इस तरह से अब अगर इसका पावर फैक्टर देखें, पावर फैक्टर मतलब कॉस ऑफ 5, कॉस ऑफ
फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये हमने वोल्टेज ये अप्लाई किया था और सर्किट करंट ये हुआ, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाई का। तो कॉस फाई, फाई कैसे निकालेंगे, कॉस फाई इज इक्वल टू वी आर वाई, वी कर सकते हैं या आर वाई जेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं कॉस फाई इज इक्वल टू दिस ट्रू पावर डिवाइडेड बाई एपरेंट पावर, कई तरीके थे इस पावर फैक्टर को निकालने का। दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द आरसी सर्किट। दोस्तों आर एल सर्किट और आर सी सर्किट को हम वेव फॉर्म के रूप में भी समझ सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ आर एल एंड आर सी सर्किट। देखो ये हमारा एक वोल्टेज ब्लैक जो कलर से ये हमने वोल्टेज अप्लाई किया था आर एल सर्किट में। अगर ये प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तो करंट इससे 90 डिग्री पीछे होती है। देखो करंट 90 डिग्री पीछे कर दिया हमने, ठीक 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में। लेकिन ये प्योर इंडक्टिव सर्किट तो है नहीं और ना ही प्योर रेसिस्टिव सर्किट तो करंट जो है वोल्टेज के इन फेज में हो जाती है। लेकिन ये ना प्योर रेसिस्टिव है ना प्योर इंडक्टिव है, ये आर एल है, बीच में है। दैट इज़ वाई दिस आर एल सर्किट का जो वेव फॉर्म होता है ना वो इसके बीच में इस तरह से होता है। इस तरह से हमने ये ग्रीन कलर से इसको वेव फॉर्म को ड्रॉ किया है। सो दिस इज़ द वेव फॉर्म ऑफ द आर एल सर्किट। आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इसीलिए किया इसको, क्योंकि तो 5 डिग्री का फेज डिफरेंस है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट में। नाउ इसकी पावर देखो, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिग्री, जब वोल्टेज 0 है करंट ये है 0 है तो पावर भी 0 होगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वोल्टेज पॉजिटिव में करंट नेगेटिव में है तो पावर क्या होता है, नेगेटिव में होगा। इस पॉइंट पर हम देखते हैं करंट जो है 0 हो गया है और वोल्टेज जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पावर 0। उसके बाद क्या है, करंट भी पॉजिटिव वोल्टेज भी पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव हो गया। कहाँ तक, यहाँ तक। यहाँ पर बल्ब पर अप्लाइड वोल्टेज 0 हो जाती है, अप्लाइड वोल्टेज 0 हो जाती है तो पावर भी 0 हो जाती है। फिर उसके बाद जो है वोल्टेज नेगेटिव और करंट पॉजिटिव तो पावर भी नेगेटिव हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद करंट भी नेगेटिव वोल्टेज भी नेगेटिव तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि दिस एवरेज पावर इज़ नॉट जीरो, क्योंकि एक हाफ साइकिल का पावर ज़्यादा है अगले हाफ साइकिल का कम है, तो एवरेज पावर इज़ नॉट जीरो, ठीक है। दैट इज़ वाई आर एल सर्किट में एवरेज पावर 0 नहीं होता है। तो इन दोनों पावर का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ द एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, ठीक है। यहाँ पर तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द पावर डायग्राम, पावर वेव फॉर्म ऑफ द आर एल सर्किट। नाउ दिस इज़ द पावर एक्चुअली डिलीवर्ड बाय द सोर्स एंड दिस इज़ द पावर एक्चुअली रिटर्न टू द सोर्स। इतनी पावर सोर्स को रिटर्न आ जाती है। जितना हमारा सर्किट इंडक्टिव होता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतनी पावर रिटर्न ज़्यादा हो जाएगी। और प्योर इंडक्टिव के केस में दिस इज इक्वल टू दिस, तो जितनी पावर दी उतनी पावर वापस आ गई, तो कंजम्पशन इज 0। बट चूँकि इसमें रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है इसलिए दोनों का डिफरेंस इज नॉट 0। ना अब यहाँ पर देखो ये कैपेसिटिव वेव फॉर्म का, कैपेसिटिव सर्किट आर सी सर्किट का वेव फॉर्म है। ये जैसे वो ये वोल्टेज वेव फॉर्म है, ये वोल्टेज वेव फॉर्म है। अगर ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता तो करंट इस तरह से होती, ठीक 90 डिग्री का फेज डिफरेंस में 90 डिग्री लीडिंग में होती, ये 90 डिग्री लीडिंग में होती थी और इस तरह से ये करंट ड्रॉ होती नाउ। और अगर ये प्योर रेसिस्टिव होता तो करंट इसी के इन फेज में होती। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होता है, ये आर सी सर्किट ना प्योर रेसिस्टिव है ना प्योर कैपेसिटिव है, इसीलिए करंट जो है 90 डिग्री का डिफरेंस नहीं बना के 90 डिग्री से कम का डिफरेंस बनाती है इस तरह से। तो ये देखो 5 डिग्री डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो इस तरह से करंट का डायग्राम इस तरह से आता है। सो दिस इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 ओमेगा टी प्लस 5। सो अगर हम पावर को देखेंगे तो पावर क्या होता है, वी इंटू आई। हर एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस ग्राफ। यहाँ पर हम देखते हैं 0 0 0, जैसे जैसे वोल्टेज पॉजिटिव करंट भी पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होता है, करंट नेगेटिव, करंट क्या होता है 0 हो जाता है, पावर भी 0 हो जाता है। उसके बाद क्या करंट नेगेटिव हो जाता है और वोल्टेज पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पावर नेगेटिव। कहाँ तक, यहाँ तक बिल्कुल। यहाँ पर वोल्टेज 0 हो जाती है, करंट नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव हो जाती है। इसके बाद फिर क्या होता है, करंट वोल्टेज भी करंट नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ देखते हैं कि एक हाफ साइकिल का वैल्यू कम है, दूसरी हाफ साइकिल की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स द एवरेज पावर इज नॉट जीरो। सो आरसी सर्किट का पावर कंजम्पशन इज नॉट जीरो, दिस समथिंग इज देयर। So difference of this is the power consumed by the circuit. So this is the power returned to the source and this is the power delivered by the source. Source ने इतनी power deliver करी, इतनी वापस मिल गई। तो this is the power returned to the source due to the capacitor and this is the power consumed. This is the power consumed by the resistance in the circuit. So the RC circuit का power waveform इस तरह से आ जाता है।
इसी तरह से हम इसकी जो यूनिट होती है, जो पावर का पावर, ये किसी भी रिएक्टिव सर्किट में पावर 3 टाइप की पावर होती है, एक अप्लाइड पावर, एक जो कंज्यूम्ड पावर और एक रिटर्न पावर। तो उनके बीच का ट्रायंगल हमने पहले से आपको बताया कि दिस इज़ द अप्लाइड पावर, दिस इज़ द रिटर्न पावर एंड दिस इज़ द कंज्यूम्ड पावर। तो कंज्यूम्ड पावर की यूनिट के डब्ल्यू होती है, वाटेज की फॉर्म में, क्योंकि वो पावर कंज्यूम्ड है। रिएक्टिव पावर ये के वी आर के रूप में, और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो के वी ए फिर फॉर्म में होती है। तो के वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू के वी आर का स्क्वायर प्लस के डब्ल्यू का स्क्वायर। दिस इज द पावर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ पावर इन द रिएक्टिव सर्किट। दोस्तों, नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं एसी वोल्टेज का सोर्स के साथ, उसको हम सीरीज आरएलसी सर्किट बोलते हैं। सीरीज आरएलसी सर्किट बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है जिस तरह से सीरीज आरसी और आरएल सर्किट बिहेव करता है। द डिफरेंस ओनली इज दैट हमें यहाँ पर ये पता नहीं चलता है कि इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा है या कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा है। ओके, एनीवे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो इसमें करंट भी फ्लो हो गई, क्योंकि क्लोज सर्किट जब करंट फ्लो होगी तो अभी करंट की वैल्यू हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन जब करंट रेसिस्टेंस में फ्लो होती है तो आई आर ड्रॉप करेगी, वी आर इज इक्वल टू आई आर ड्रॉप करेगी। तो चूंकि वोल्टेज और करंट इन फेज़ में है, तो जिस फेज़ में करंट होगी उसी फेज़ में वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, वी आर होगा ना। अब ये करंट आगे बढ़ती है, यहाँ पर इंडक्टर इसको मिलता है। तो इंडक्टर जब मिलता है तो इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे होती है और वोल्टेज ड्रॉप 90 डिग्री आगे होता है। तो ये करंट ये हो गई, वी एल ये हो गया 90 डिग्री। देखो, वोल्टेज आगे, करंट पीछे है यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, फिर जब करंट आगे बढ़ती है तो यहाँ पर कैपेसिटर मिलता है। कैपेसिटर में क्या होता है, करंट जो है 90 डिग्री आगे हो जाता है। तो यहाँ पर देखो करंट 90 डिग्री आगे हो गया और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर वी सी 90 डिग्री पीछे हो गया। तो इस तरह से ये वेव वेक्टर डायग्राम से हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। नाउ अभी क्या होता है कि वेक्टर डायग्राम में हमने देखा कि करंट ये है, तो करंट के इन फेज में वोल्टेज ड्रॉप वी आर ये होगा। अब वी एल इज 90 डिग्री आगे होता है, तो 90 डिग्री आगे होता है। वी सी 90 डिग्री पीछे होता है, तो वी सी। तो वी एल, वी सी, वी आर और आई की पोजीशन इस तरह से। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वी एल और वी सी एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करने का काम करता है। द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर एंड द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस कैपेसिटर, दे विल ट्राई टू कैंसिल ईच अदर। इसीलिए अभी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो सर्किट को उसी टाइप का बन जाएगा। सपोज इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा, और अगर कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा होगी क्या, तो ये कैपेसिटिव सर्किट बन जाएगा। इसीलिए जो फेज डिफरेंट है करंट का, हमें ये पता चलेगा कि वो लीडिंग में होगा कि लैगिंग में होगा। दैट इज़ वाई वी राइट द वैल्यू ऑफ करंट आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, दैट डिपेंड अपॉन व्हाट इज़ द वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और करंट की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। तो प्लस होगा अगर ये जो है कैपेसिटिव सर्किट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, अगर इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए हम दोनों इसको लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखो, अगर हम इस पर KVL अप्लाई करते हैं तो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, पर चूँकि दीज टू वोल्टेज आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस दिस प्लस इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं, वी एल और वी सी। तो दोनों में जो जीतेगा उसी की वैल्यू बन जाएगी। सपोज करो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस वैल्यू है, ये वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर है, तो V इज इक्वल टू आई एक्सएल हमने कर दिया है, और यहाँ पर वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस कैपेसिटर, तो V इज इक्वल टू आई एक्स कर दिया। तो ये प्रकार से एक इम्पिडेंस ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, बट वी कैन कॉल इट इम्पिडेंस वेक्टर, इम्पिडेंस वेक्टर। तो ये रेसिस्टेंस वैल्यू होगी, ये एक्सएल वैल्यू एक्सी विल ट्राई टू कैंसिल, लेकिन यहाँ पर एक्सी की वैल्यू ज़्यादा है, तो एक्सी माइनस एक्सएल, तो क्या सर्किट क्या कैपेसिटिव बन जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट इस तरह से बन जाएगा, आर ईयर एक्सएल माइनस एक्सी माइनस एक्सएल इतना हो गया। तो आर और एक्सी माइनस एक्सएल दोनों मिलके क्या बना देंगे, दिस इम्पिडेंस जेड। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सी माइनस एक्सएल का एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर इंडक्टर ज़्यादा है तो, इसके केस में इंडक्टर ज़्यादा है तो एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर हो जाएगा, और अगर कैपेसिटर ज़्यादा हो तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो इस तरह से ये एल्जेब्रिकली इस तरह से निकलेगा, जेड स्क्वायर सर्किट इम्पिडेंस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ ऑन वोल्टेज के टर्म्स में समझ वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर या वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन ओवर इज द ग्रेटर देन। सो अगर एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है एक्सी से तो क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी, तो सर्किट इम्पीडेंस क्या बन जाएगा, सर्किट का इम्पीडेंस इंडक्टिव होगा क्योंकि एक्सएल ज़्यादा है, इंडक्टिव होगा तो सर्किट इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी कर। अगर एक्सएल कम है एक्सी ज़्यादा है तो एक्सी ज़्यादा है तो कैपेसिटी बन जाएगा, सर्किट क्या बन जाएगा, कैपेसिटी बन जाएगा। और इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अगर ऐसे भी हो सकता है, अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी तब क्या होगा, दिस वैल्यू बिकम जीरो, तो सर्किट इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू आर एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस कि सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस के बराबर। इससे कम तो हो नहीं सकता, सर्किट का इम्पीडेंस रेजिस्टेंस से कम तो हो नहीं सकता, इसलिए जो लोएस्ट वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस विल बी आर। इन केस उसको हम रेजोनेंस भी बोलते हैं, जब इंडक्टिव ड्रॉप कैपेसिटिव ड्रॉप के बराबर हो जाता है उसको हम रेजोनेंस भी बोलते हैं। सो दैट टाइम्स द सर्किट इम्पीडेंस इज़ वेरी लो, लोएस्ट वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू आर। अगर हम आर को भी जीरो कर देंगे तो सर्किट एक प्रकार से जीरो इम्पीडेंस वाला बन जाता है। यहाँ पर देखो ये हमने रेसिस्टेंस वैल्यू है और ये एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर है, तो एक्सएल एक्सी को कैंसिल कर देता है, वील गेट ओनली आर की वैल्यू इक्वल टू जेड के बराबर हो जाती है। आरएलसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर हमने पहले ही बताया, पावर फैक्टर cos फाइव इज इक्वल टू आर वी डिवाइडेड बाई जेड, cos फाइव इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई जेड। और जेड क्या इंडक्टिव है, कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि एक्सी ज़्यादा है या एक्सएल ज़्यादा है। यहाँ पर भी cos फाइव इज इक्वल टू आर ओवर जेड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो cos फाइव इज इक्वल टू आर ओवर जेड, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी के बराबर हो जाता है उस समय क्या होगा, ये वेक्टर जीरो हो जाएगा, ये वेक्टर जीरो हो जाएगा, ये वेक्टर जीरो हो जाएगा, तो जेड जो है आर के ऊपर माउंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब दैट टाइम जेड विल इक्वल टू आर। और या cos फाइव इक्वल टू आर ओवर जेड से देखो तो आर इज इक्वल टू जेड, तो cos फाइव इक्वल टू 1, तो पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है। तो जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है उस समय पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है, पावर फैक्टर सीरीज आरएलसी सर्किट। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द आरएलसी सर्किट। दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में पढ़ा कि एक सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट और सीरीज आरएलसी सर्किट, ये तीनों एक एसी सीरीज सर्किट का पार्ट है। इसी तरह से एसी पैरेलल सर्किट भी हम पढ़ेंगे, वो हम अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।